अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन को। उसके बाद हम कुछ रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट असेंशियल मॉलिक्यूल को समझ रहे थे कि किस तरीके से सबसे पहले लाइट की एनर्जी, लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अमल में आता है। नाउ अब अगर हम डिस्कस करें इसके फर्दर रोल्स को कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, कैसे वाटर का रोल है और किस तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इस चीज़ को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स के रोल ऑफ पिगमेंट को समझा, उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो आपकी बुक में जो अरेंजमेंट लिखी है, अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अब ये पिगमेंट अरेंज होते हैं सिस्टम्स में। अब ये जो सिस्टम्स है, फोटो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 जो है, ये किस तरीके के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले ये फोटो सिस्टम होते क्या हैं, तो देखा है फोटो सिस्टम ये ऐसे फंक्शनल यूनिट है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि फोटो सिस्टम का क्या काम होता है, अरेंज करना पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। सही। उसके बाद लिखा है कि ये पिगमेंट जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की एनर्जी को, जो कि कैरी करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो ये अरेंज करते हैं फोटो सिस्टम के पिगमेंट्स को, फोटो सिस्टम अरेंज करते हैं पिगमेंट्स को, क्योंकि वो पिगमेंट क्या करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, ताकि फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद लिखा है फोटोसिंथेसिस हैव 2 पार्ट्स। अब फोटोसिंथेसिस के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है रिएक्शन सेंटर, दूसरा कहलाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन सेंटर जो होता है, इन दिस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो सेम होते हैं बाकी सारे क्लोरोफिल की तरह। ठीक है, क्लोरोफिल बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन चूंकि वो एक सेंटर में होता है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है, अब इन सब क्लोरोफिल में जो सेंटर में क्लोरोफिल है, ये जो सेंटर में क्लोरोफिल है अपनी पोजिशन के लिहाज से, क्योंकि ये सेंटर में, तो अपनी पोजीशन की वजह कर ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। उसी क्लोरोफिल को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को और ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल में। ठीक है, पहले वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के ऊपर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होती है, क्लोरोफिल के ऊपर हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्लोरोफिल डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसके ऊपर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, फिर वो ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल में। ठीक है, उसके बाद लिखा है अंटिल द एनर्जी मॉलिक्यूल रिएक्शन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर। अच्छा, ये कब तक ट्रांसफर करता रहेगा एंटीना कॉम्प्लेक्स, जब तक ये क्लोरोफिल उस क्लोरोफिल पे ना पहुंच जाए जो रिएक्शन सेंटर में मौजूद है, यानी इस वाले क्लोरोफिल तक ना पहुंच जाए, तब तक ये ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन दिस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मे बी प्रेजेंट इन 1 और 2 विद देयर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब हमारे पास इस रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मौजूद है वो क्लोरोफिल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। उनके पास अपने अपने क्या होंगे, कैरियर्स होंगे, अपने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस में, जब हम लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को समझेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन वहां पे हमें इन डिटेल समझ आएंगे। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास प्लांट जो है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, उसके पास 2 सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब यही 2 फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सारे क्लोरोफिल्स को, सारे पिगमेंट्स को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो हमारे पास ये अरेंजमेंट जो हो रही है, अरेंजमेंट हो क्यों रही है, ताकि पिगमेंट जो है वो सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। अब इस अरेंजमेंट में जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है वो है एक रिएक्शन सेंटर, दूसरा एंटीना कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर सारे क्लोरोफिल में, वो क्लोरोफिल जो सेंटर में होगा वही क्या करेगा, डायरेक्टली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास उस पर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो सारे क्लोरोफिल पर है वो तब तक ट्रांसफर करते रहेंगे लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, जब तक वो रिएक्शन
कॉम्प्लेक्स तक, रिएक्शन सेंटर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों में ये दोनों पार्ट्स होंगे, यानी रिएक्शन सेंटर भी मौजूद होगा, साथ ही एंटीना कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होगा, ताकि वो पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब हमारे पास जो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और रोल ऑफ वाटर है, हम उसे डिस्कस करते हैं कि वो कौन से अहम किरदार अदा कर रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि ये हमारे सारे क्या है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट हमें मिलेंगे तभी हम प्रोडक्ट बना सकेंगे, तो हम इनके रोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर को, कि फोटोसिंथेसिस में ये दोनों रॉ मटेरियल किस तरीके से यूज होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, राइट। कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो इसलिए रहा है ताकि हम क्या करें, प्लांट का फूड बनाएं, और प्लांट फूड बनाता है कार्बोहाइड्रेट की सूरत में। कार्बोहाइड्रेट बनेगा हमारे पास, अगर हम फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला डिस्कस करें, यानी उसकी जो इक्वेशन है कि हमारे पास रिएक्टेंट में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर और प्लस क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसके नतीजे में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, इस कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें जो एलिमेंट्स और एटम की जरूरत पड़ेगी वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तब हमें हमारे पास होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए ये कार्बन कहाँ से आएगा, तो लिखा है कि हमारे पास जो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो एयर के साथ इंटर होता है, किसमें, इंटरसेल्युलर स्पेस में, स्टोमेटा के। स्टोमेटा जो कि बैक साइड ऑफ लीफ मौजूद है, इस लीफ में एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, इंटर होते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस में, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ और एब्जॉर्ब कर लेता है इसे सेल वॉल बाय मेसोफिल सेल। सेल वॉल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि डिसॉल्व हो चुका है वाटर के साथ, ठीक है। पहले तो डाइऑक्साइड जो है CO2 वो इंटर हुआ एयर के साथ, फिर उसे वाटर के साथ डिसॉल्व होना पड़ा, डिसॉल्व हो गया, देन अब सेल वॉल मेसोफिल सेल की वजह कर क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री है लीव्स पे, ये डिपेंड करेगी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की, कि स्टोमेटा आपका ओपन है या नहीं, ठीक है। तो स्टोमेटा एक टाइम पे आके क्लोज्ड भी होता है, वो से हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्यों क्लोज होगा, इसे हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए समझेंगे। नाउ अब अगर हमारे पास अगर स्टोमेटा ओपन है तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह कर हम क्या करेंगे, कार्बन को हासिल कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा कार्बन एटम को, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन मिल रहा है, ठीक है, कार्बन मिल रहा है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारे पास आ गया एक कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन को हम इस्तेमाल कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो कार्बन हमें यहाँ से मिल गया। अब पीछे बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हम बात करें रोल ऑफ वाटर की, ठीक है, कि वाटर का यहाँ क्या काम है, तो रोल ऑफ वाटर में हमारे पास जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हमें इन्हीं दोनों की तो जरूरत थी, तो इसलिए हम वाटर को यहाँ इस्तेमाल करेंगे ताकि वाटर यहाँ स्प्लिट हो जाए। जब वाटर स्प्लिट होगा तो उसमें से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बड़े इशू है। इशू क्या है कि वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसमें जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ठीक है। या फिर दूसरा आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि विच रॉ मटेरियल प्रोवाइड ऑक्सीजन, O2, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हमने इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, और यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन भी रह गया। अब सवाल ये बनता है कि इनमें दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हमारे पास इस्तेमाल होगा कार्बोहाइड्रेट में, एक ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है, कंफ्यूजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने वाला ऑक्सीजन रिलीज होगा या इस्तेमाल होगा, या हमारे पास वाटर से स्प्लिट होके जो ऑक्सीजन आया है वो इस्तेमाल होगा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, या वो रिलीज होगा। इस प्रॉब्लम की वजह कर हमारे पास साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हाइड्रोजन तो प्रोवाइड हो गया H2O से,
ठीक है। अब 1930 में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये हाइपोथेसिस करवाया, ये अपनी हाइपोथेसिस दी कि प्लांट स्प्लिट होगा H2O में, जिसमें से H हमारे पास हाइड्रोजन और O हमारे पास ऑक्सीजन, जो कि रिलीज हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। यानी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये सिर्फ हाइपोथेसिस थी, एक्सपेरिमेंट नहीं था। नाउ जब हमारे पास इस हाइपोथेसिस को बेस्ड को देखा गया कि ये बाय प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट पे किया जा रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो ये बात उन्होंने क्यों कही? हाइपोथेसिस पहले ऑब्जर्वेशन के थ्रू दी जाती है, यानी ऑब्जर्वेशन होगी, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया गया होगा, तभी तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी, ऐसे तो नहीं दी। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो है, यानी बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है सल्फर को इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीजन को नहीं करता बल्कि वो प्रोड्यूस होता है सल्फर से। तो जब वहां पर हो सकता है ये काम, तो यहाँ पर भी तो हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट में जाएगा और जो वाटर में से स्प्लिट हो रहा है वो रिलीज होगा, क्योंकि वहां पर जब ये काम हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है। उन्होंने इसे देखकर, इस ऑब्जर्वेशन को देखकर अपनी हाइपोथेसिस दी। अब जब हमने इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया तो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला 1940 में कि बाय रेडियो लेबलिंग आइसोटोप्स की मदद से हमें मालूम हुआ, ठीक है। किस तरीके से? उन्होंने रेडियो लेबलिंग की ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन को आइसोटोप्स दिया 18 और दो ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का जो प्लांट था उसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे नॉर्मल रहने दिया, वाटर पे उन्होंने क्या किया, आइसोटोप्स 18 लगाया, यानी वाटर के हमारे पास जो ऑक्सीजन था उस पे 18 लगाया। तो जब हमें प्रोडक्ट मिला तो प्रोडक्ट के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट था वो तो वैसे ही नॉर्मल था, लेकिन ऑक्सीजन पे आ गया हमारे पास 18। तो यानी कि वाटर से जो है ना वो स्प्लिट होकर हमें ये ऑक्सीजन जो मिला है वो रिलीज होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट पे वाटर से स्प्लिट हुआ हुआ ऑक्सीजन जाता तो यहाँ पर हमारे पास आइसोटोप्स की लेबलिंग आती, यहाँ पर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, जब हमने ग्रुप 2 पे रखा, ग्रुप 2 में उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लेबलिंग की। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाले पर जब 18 आइसोटोप्स लगाया गया तो प्रोडक्ट के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन पर कोई लेबलिंग नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई रिलीज होने वाले ऑक्सीजन पर कोई रेडियो लेबलिंग नहीं आई। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास जो स्प्लिट ऑफ वाटर है वही रिलीज करेंगे हमारे पास ऑक्सीजन को, यानी कि बाय प्रोडक्ट, ठीक है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हमें कार्बन एटम मिलेगा, कार्बन एटम जब मिलेगा तो उस कार्बन एटम को हम इस्तेमाल करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। रोल ऑफ वाटर हमारे पास क्या है? रोल ऑफ वाटर ये है कि रोल ऑफ वाटर में वाटर को स्प्लिट कर देंगे तो वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन तो हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने पास कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में। अब पीछे बचा ऑक्सीजन। अब सवाल ये बनता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में से मिलेगा या वाटर के जो स्प्लिट हुआ है उससे मिलेगा। तो हमने रेडियो लेबलिंग के थ्रू जो है ना ये प्रोसेस किया, तो हमें ये वाजे हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के बनाने पे जाएगा, ठीक है। और जो स्प्लिट ऑफ ऑक्सीजन है, यानी वाटर में से जो स्प्लिट हुआ वो ऑक्सीजन है, वो हमारे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, यानी वो रिलीज होगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन में हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है उसमें दो चीजें आपको एज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मिलेगी, एक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दूसरा आपको ऑक्सीजन रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो H2O से रिलीज हो रहा है, वाटर से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो कंप्लीट रोल को हमने डिस्कस कर लिया कि पिगमेंट क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं और पिगमेंट किस तरह अरेंज भी हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इक्वेशन को हमने समझ लिया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस को कि रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट तो मिल गया, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन करना है। तो हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दोनों को समझते हैं।